पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम सुल्तान था। वह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसकी सल्तनत में लोग सुखी और संतुष्ट थे। बाजारों में चहल पहल रहती थी और महल के दरवाजे हमेशा प्रजा के लिए खुले रहते थे। एक दिन राजा अपने वजीर और कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकल पड़ा। सुल्तान को शिकार का बड़ा शौक था और उसका वजीर हमेशा उसके साथ रहता था। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो सुल्तान ने एक नया नियम बनाया। उसने कहा, जो सबसे पहले हिरण को देखेगा वही शिकार करेगा, बाकी सभी आराम करेंगे। इस घोषणा से सभी में उत्साह भर गया। हर कोई चाहता था कि वह पहला हो जो हिरण को देखे, ताकि शिकार करने का मौका मिले और राजा की नजरों में खास बन जाए। तभी सुल्तान की नजर एक तेज दौड़ते हुए हिरण पर पड़ी। उसने तुरंत वजीर से कहा, अब तुम सब आराम करो, ये मेरा शिकार होगा। इतना कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगाई और तेज रफ्तार से हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण फुर्ती से छलांगे मारता भाग रहा था और राजा पूरे जोश के साथ उसका पीछा कर रहा था। जंगल की हरियाली पीछे छूटती गई और पीछा करते करते सुल्तान एक सुनसान रेगिस्तान में जा पहुंचा। यह इलाका बहुत ही अजीब और वीरान था। दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत दिखाई दे रही थी। गर्म हवा के थपेड़े और सूरज की तेज किरणें शरीर को झुलसा रही थीं। हिरण अब कहीं नजर नहीं आ रहा था, जैसे वह गायब हो गया हो। लंबी दौड़ के बाद अब सुल्तान और उसका घोड़ा दोनों बेहद थक चुके थे और प्यास से बेहाल थे। लेकिन चारों ओर न पानी का कोई स्रोत था, न नदी, न तालाब, न कुआं, बस तपता हुआ रेत का समंदर फैला था। राजा सुल्तान ने चारों ओर देखा और हैरानी से सोचा, यह कौन सी जगह है? मैं कहां आ गया हूं? हिरण आखिर कहां चला गया? और सबसे अहम बात, पानी कहां मिलेगा? धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि शायद वह किसी अजूबे इम्तिहान में फंस चुका है। गर्मी से बेहाल और प्यास के मारे बेकाबू उसने पानी की तलाश शुरू की। उसने अपने घोड़े की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, चलो दोस्त, अभी हार नहीं मानी जाती। घोड़ा भी थका हुआ था, लेकिन अपने मालिक की तरह वह भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ रहा था। दोनों तपती रेत पर एक कदम आगे और फिर एक कदम और बढ़ाते गए। काफी देर तक चलने के बाद अचानक सुल्तान की नजर दूर एक चमकती हुई जगह पर पड़ी। पहली नजर में तो उसे भ्रम हुआ, लेकिन फिर महसूस किया कि वह तो एक साफ ठंडा पानी का झरना था। रेत के समंदर में यह झरना किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। उसने घोड़े को हौले से एड़ लगाई और दोनों तेजी से उस ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि 3 ग्रामीण लड़कियां वहां पहले से मौजूद थीं और मिट्टी के घड़ों में पानी भर रही थीं। सुल्तान घोड़े से उतरा, आगे बढ़ा और उनमें से एक लड़की से कहा, मुझे और मेरे घोड़े को बहुत प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी पिला सकती हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, घड़ा तुम्हारे सामने है, खुद पी लो और अपने घोड़े को भी पिला दो, मैं क्यों दूं? राजा यह सुनकर हैरान रह गया। एक आम लड़की का ऐसा बेबाक जवाब। वह सोच में पड़ गया। क्या इसे नहीं मालूम कि यह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि एक राजा से बात कर रही है? उसने लड़की की आंखों में झांकते हुए मुलायम लहजे में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? लड़की मुस्कुराई और कहा, नहीं, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहां हर राहगीर अपनी प्यास खुद बुझाता है। उसकी 2 सहेलियां पास खड़ी हंसने लगीं। सुल्तान चुपचाप खड़ा रहा। एक ऐसा शासक जिसकी एक आवाज पर पूरी सल्तनत झुक जाती थी, आज एक साधारण लड़की के सामने बेबस खड़ा था। और वह लड़की न तो झुकी न घबराई, उल्टे मुस्कुराकर बात कर रही थी। राजा सुल्तान ने अपने भीतर उठते गुस्से को काबू में रखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से झरने से पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। ठंडे पानी ने उसकी थकान तो दूर कर दी, लेकिन दिल में एक नया भाव जन्म ले चुका था, बदले का। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, यह एक साधारण ग्रामीण लड़की है। इसे यह अंदाजा तक नहीं कि उसने किससे बात की है। मैं इसे जरूर ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे यह जीवन भर न भूल पाए। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे लड़की के पीछे पीछे चलना शुरू किया। कुछ ही समय में वह उसके घर तक पहुंच गया। वह एक सीधी सादी झोंपड़ी थी, घास फूस और मिट्टी से बनी हुई। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी बेबाक और साहसी लड़की इतनी सादगी में जीवन बिता रही है।
राजा ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक वृद्ध पुरुष ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में सवाल और आश्चर्य साफ झलक रहा था। नरम लहजे में उसने पूछा, कौन हैं आप और किस लिए तशरीफ लाए हैं? राजा ने संजीदगी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस धरती का राजा हूं, सुल्तान। आज मैं तुम्हारे गांव का मेहमान हूं। यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति एक पल को स्तब्ध रह गया। फिर उसने आदरपूर्वक राजा को भीतर बुलाया। जो भी थोड़ी बहुत चीजें घर में थीं, उनके जरिए स्वागत किया। राजा कुछ देर बैठा, फिर उसने वह बात कही जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, आपकी सादगी और आतिथ्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी से विवाह करूं। इतना सुनते ही वृद्ध की आंखें हैरत से फैल गईं। भीतर से वही लड़की जिसने पानी देने से इनकार किया था, दरवाजे की ओर से सब सुन रही थी। वृद्ध ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, हम गांव वाले साधारण लोग हैं। हम अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं और अपने समाज से बाहर विवाह नहीं करते। आप एक महान शासक हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, यदि कल को कोई दुश्मन आपकी सल्तनत पर हमला कर दे, अगर आपको बंदी बना लिया जाए या आपको गद्दी से हटा दिया जाए, तब मेरी बेटी का क्या होगा? फिर उसने एक और बात जोड़ी, और फिर राजाओं को कोई काम धंधा तो आता नहीं। अगर कल को सब कुछ चला गया तो मेरी बेटी कैसे गुजारा करेगी? वह तो एक मेहनतकश जीवन की आदी है। उसे जीवन साथी में कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन जी सके, न कि सिर्फ सिंहासन पर बैठने वाला राजा। राजा सुल्तान उस बुजुर्ग की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। ये उसके लिए एक नई बात थी। वह तो एक ऐसा शासक था जिसके एक इशारे पर जमीन से आसमान तक सब हिल जाता था। लेकिन आज एक साधारण गांव वाले ने उससे ऐसा सवाल किया था जिसका कोई तैयार जवाब उसके पास नहीं था। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर सुल्तान ने गंभीरता से कहा, आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन मैं अपने इरादों और अपने जज्बात में सच्चा हूं। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा आपकी बेटी के नाम कर दूंगा ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, और सबसे बढ़कर मैं कोई हुनर सीखने को भी तैयार हूं। भीतर खड़ी लड़की यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हैरत के भाव थे। क्या वाकई एक बादशाह कोई काम सीखने के लिए तैयार हो सकता है? उसके मन में सवाल उठे। राजा की बात सुनकर वृद्ध ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी नजरों से राजा की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो हमें करके दिखाओ। हमारे गांव में खजूर के पत्तों से दरियाम, टोकरी और मुसल्ला बनाए जाते हैं। अगर तुम यह काम सीख लो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूंगा। यह शर्त आसान नहीं थी, लेकिन सुल्तान पीछे हटने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन सुल्तान गांव के बुजुर्गों और हुनरमंद कारीगरों के साथ बैठ गया। उसने खजूर के पत्तों को तोड़ना, छीलना, सुखाना और उन्हें अलग अलग आकृतियों में बुनना सीखना शुरू किया। वह बुद्धिमान और पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने जल्दी ही इस कला में हाथ जमा लिया। कुछ ही दिनों में वह सादा दरियों और मुसल्लों पर सुंदर डिजाइन बनाने लगा। उसने रंग बिरंगे पत्तों से कविताओं की पंक्तियां और सुंदर चित्र भी बुनने शुरू किए। उसके हाथों से बनी चीजें इतनी दिलकश और अनोखी थीं कि पूरा गांव हैरान रह गया। हर ओर उसकी मेहनत और कला की चर्चा होने लगी। जब राजा सुल्तान ने अपने हाथों से बनाई हुई दरियाम, मुसल्ले और टोकरियां लड़की के पिता के सामने रखी, तो गांव के लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वह सब यह सोच भी नहीं सकते थे कि एक बादशाह इतनी मेहनत और विनम्रता से उनका हुनर सीख सकता है। बुजुर्ग ने राजा के काम को गौर से देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुमने न सिर्फ हमारा काम सीखा बल्कि उसे एक नई खूबसूरती दी है। अब मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। आखिरकार वो दिन भी आ गया। सुल्तान और सकीना की शादी हो गई। गांव में कोई शाही तामझाम तो नहीं था, लेकिन सादगी, सच्चाई और खुशी की रौनक हर तरफ थी। शादी के कुछ दिन बाद सुल्तान सकीना को लेकर अपने महल लौटा। महल में जश्न का माहौल था। वजीर, अमीर और तमाम दरबारी बेहद खुश थे। शहर में दावतों का आयोजन हुआ, संगीत बजा और चारों तरफ मुबारकबादें गूंजने लगीं। हर कोई यही कह रहा था, बादशाह सलामत न सिर्फ सलामत लौटे हैं बल्कि अपने साथ एक नेक दिल मलिका भी लाए हैं। लेकिन जैसे ही जश्न खत्म हुआ, सुल्तान ने एक ऐसा हुक्म सुनाया कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मलिका सकीना को कैद खाने में डाला जाए। दरबारी स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। आखिरकार
वजीर आजम ने साहस कर पूछा, हुजूर, आप ये क्या फरमा रहे हैं? आखिर क्यों? बादशाह की आंखों में एक ठंडी मगर तेज चमक थी। उसने धीरे से कहा, यह वही लड़की है जिसने एक दिन मुझे पानी देने से इनकार किया था, जिसने मेरे साथ बेइज्जती से बात की थी, मुझे न पहचान कर मेरा मजाक उड़ाया था। तभी मैंने ठान लिया था कि एक दिन इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। पूरा दरबार स्तब्ध था। सभी जानते थे कि यह फैसला नाइंसाफी है, लेकिन बादशाह का आदेश कोई टाल नहीं सकता था। सिपाहियों ने आगे बढ़कर सकीना को पकड़ लिया। वह चुपचाप खड़ी रही। जैसे ही वे उसे ले जाने लगे, सकीना मुस्कुराई और धीरे से बोली, बादशाह सलामत, मैं जानती थी आपके दिल में मेरे लिए इंतकाम की आग अब भी जल रही है, मगर अब जो भी करना है कर लीजिए। मेरा नसीब मेरा है और मैं उसे सर झुकाकर स्वीकार करती हूं। इसके बाद उसे महल के अंधेरे कैद खाने में ले जाया गया, एक ऐसी जगह जहां न रोशनी थी न हवा, सिर्फ पत्थर की दीवारें और सन्नाटा। कैद खाने की वह ठंडी अंधेरी कोठरी जहां रोशनी की एक किरण तक मुश्किल से पहुंचती थी, अब सकीना की दुनिया बन चुकी थी। उसे रोज सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा पानी दिया जाता था। वह एक सीधी सादी गांव की लड़की थी जिसने कभी ऐसा कठोर इम्तिहान सोचा भी नहीं था, लेकिन वह न टूटी न शिकायत की। हर रात ठंडी दीवार से पीठ टिकाकर वह आकाश की ओर देखती और दुआ मांगती, ऐ परवरदिगार, मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। अगर मेरी नादानी से बादशाह का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दे, मुझे इस कैद से रिहाई दे और मेरे हक में बेहतरीन फैसला फरमा। उधर महल में बैठा सुल्तान अपने अहंकार की जीत का जश्न मना रहा था। वह सोचता था, अब उसे पता चलेगा कि एक बादशाह से उलझने का अंजाम क्या होता है। मगर वक्त का पहिया तो कभी एक सा नहीं चलता। दिन बीतते गए, लेकिन सुल्तान ने गौर किया, सकीना की हालत बिगड़ने के बजाय और मजबूत होती जा रही है। वह न गिड़गिड़ाती न रोती, बस सब्र करती और दुआ मांगती। उसका चेहरा दर्द में भी रोशन था। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुल्तान ने फिर से शिकार पर जाने का निर्णय लिया, मगर इस बार बिना किसी साथी या वजीर के। वह अकेले ही निकल पड़ा जंगल की ओर। आज उसकी चाहत और दूर तक जाने की थी। हिरण का पीछा करते करते वह अनजाने में अपनी ही सल्तनत की सरहद पार कर गया और एक दूसरी सल्तनत की जमीन में दाखिल हो गया। वहां के सिपाहियों ने एक अजनबी शिकारी को अपनी जमीन पर देखा और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब वे उसे अपने राजा के दरबार में लाए, दरबार के राजा ने एक ठहाका लगाते हुए कहा, अरे, तो ये है वह घमंडी शासक जो अपनी ताकत के घमंड में दूसरों पर जुल्म करता है। अब देखो किस्मत कैसे पलटी है। आज से तुम हमारी सल्तनत के कैदी होंगे। तुम्हारा ठिकाना होगा अंधेरा कैद खाना। राजा सुल्तान को फौरन उस कैद में डाल दिया गया, जहां न रोशनी थी न आराम, सिर्फ एक रोटी, थोड़ा सा पानी और पत्थर की दीवारें थीं। बिल्कुल वही हालात जो उसने एक दिन सकीना के लिए बनाए थे। अब सुल्तान के सामने अंधेरा था और अतीत की वह लड़की जो हर रोज उसके साथ इंसाफ की दुआ मांगती थी। अंधेरे, सर्द और वीरान कैद खाने में बैठा सुल्तान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में न घमंड था न गुरूर, सिर्फ पछतावा था। उसकी हालत अब वही थी जो कभी सकीना की थी। अब उसे हर लम्हा अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह हर रात दीवार से सिर टिकाकर आंसू बहाता और खुद से बड़बड़ाता, ऐ अल्लाह, मैंने सकीना पर जुल्म किया, अपनी ताकत पर घमंड किया, मगर अब मैं टूट चुका हूं। मुझे एक मौका दे ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। बस एक मौका। कुछ दिन यूं ही बीते। फिर एक दिन सुल्तान के जहन में एक ख्याल आया, सिर्फ पछतावे से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, एक ऐसा तरीका जिससे मैं बाहर निकल सकूं। अगले दिन जब कैद खाने का पहरेदार पास बैठा था, सुल्तान ने नरम लहजे में उससे कहा, भाई, तुम रोज मेरा वक्त यूं ही गुजरते देखते हो, लेकिन मैं खाली बैठा नहीं रह सकता। मैं एक हुनर जानता हूं। खजूर के पत्तों से बेहतरीन दरियाम, टोकरी और जानमाज बनाना मुझे आता है। अगर तुम मेरे लिए कुछ खजूर के पत्ते ला सको तो मैं तुम्हारे लिए सुंदर चीजें बना सकता हूं। तुम उन्हें बाजार में बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो। मैं यूं भी यहां फुर्सत में हूं, क्यों ना तुम्हारा भला हो जाए। पहरेदार एक लालची किस्म का आदमी था। उसने सुल्तान की बातों में फायदा देखा और अगले ही दिन कुछ पत्ते लेकर हाजिर हो गया।
सुल्तान ने पूरी लगन और कला से काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में उसके हाथों से ऐसी सुंदर दरियाओं, मुसल्ले और जानमाज तैयार हुए कि देखने वाला दंग रह जाए। सुल्तान ने वो सामान पहरेदार को देते हुए कहा, इन्हें बाजार ले जाओ और देखना लोग कैसे हाथों हाथ ले जाते हैं। पहरेदार जब उन चीजों को लेकर बाजार पहुंचा तो सचमुच हैरान रह गया। लोगों ने बिना एक पल गंवाए सारी चीजें खरीद लीं। उसकी जेब में पैसे ही पैसे आ गए। अब वह रोज खजूर के पत्ते लाने लगा और सुल्तान हर दिन नई नई चीजें बनाकर देता रहा। पहरेदार को फायदा हो रहा था और धीरे धीरे सुल्तान उस पर भरोसा जमाने में कामयाब हो रहा था। अब उसके पास एक मौका था, एतमाद का, समझदारी का और शायद रिहाई का। एक रात जब कैद खाने की हर दिशा में सन्नाटा पसरा था और पहरेदार ऊँघने लगा था, सुल्तान ने एक नई दरिया बुननी शुरू की। लेकिन यह कोई साधारण दरिया नहीं थी। उसने खजूर के पत्तों के बीच बड़ी सावधानी से बारीक चमड़े के टुकड़े छिपा दिए, जिन पर बेहद नफीस अंदाज में एक खुफिया पैगाम लिखा गया था। मैं सुल्तान हूं, अपनी सल्तनत का शासक। मुझे दुश्मन सल्तनत ने बंदी बना लिया है। जो कोई यह संदेश पढ़े कृपया मेरी सल्तनत पहुंचाए। मेरे वजीर से कहे कि मुझे बचाने के लिए तुरंत कोई उपाय करे। पैगाम इतनी कुशलता से दरिया के भीतर छुपाया गया था कि बाहर से देखने पर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अगले दिन जब पहरेदार आया तो सुल्तान ने जानबूझकर खुद को थोड़ा थका हुआ दिखाया और धीमी आवाज में कहा, आज की दरिया बहुत खास है। मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है। अगर तुम इसे किसी अमीर आदमी को बेचो तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। लालच में डूबा पहरेदार दरिया लेकर सीधा बाजार गया। किस्मत ने फिर करवट ली। वह दरिया एक ऐसे अमीर मुसाफिर ने खरीद ली जो उसी सल्तनत से आया था जहां सुल्तान का राज चलता था। जब वह मुसाफिर अपने ठिकाने पर पहुंचा और दरिया खोलने लगा तो उसे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। उसने गौर से देखा और तभी उसका हाथ उस छुपे हुए चमड़े के टुकड़े तक पहुंच गया। उसने पैगाम पढ़ा और जैसे ही सच्चाई समझ आई, वह घोड़े पर सवार होकर सीधा सुल्तान की सल्तनत की ओर रवाना हो गया। कुछ ही दिन बाद वह दरबार में था। उसने वजीर आजम को वह खुफिया पैगाम सौंपा। जैसे ही सुल्तान का संदेश वजीर तक पहुंचा, पूरे दरबार में हलचल मच गई। हर कोई स्तब्ध रह गया। तो यह सच्चाई थी, हमारे बादशाह को एक दुश्मन सल्तनत ने गिरफ्तार कर लिया है। वजीरों ने आपस में सलाह मशविरा किया। वे जानते थे कि अगर सीधा युद्ध किया गया तो भारी नुकसान हो सकता है और दुश्मन गुस्से में सुल्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक चालाक और सूझबूझ भरी रणनीति अपनाने का फैसला किया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी वजीर सोच में डूबे हुए थे कि अब क्या किया जाए। तभी बादशाह सुल्तान का सबसे बुद्धिमान वजीर कमालुद्दीन आगे बढ़ा। उसने नर्म मगर आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन सल्तनत के राजा से ऐसी चालाकी से बात करेंगे कि वह स्वयं हमारे बादशाह को रिहा कर देगा। सबने हैरत से उसकी ओर देखा। फौरन ही सल्तनत के सबसे अनुभवी और चतुर राजदूत को चुना गया। एक ऐसा इंसान जो बातचीत, राजनीति और कूटनीति में माहिर था। उसे बेहतरीन वस्त्र पहनाए गए, हाथों में कीमती तोहफे दिए गए और सम्मान पूर्वक रवाना किया गया। वह राजदूत सीधा दुश्मन सल्तनत के दरबार में पहुंचा। वहां के बादशाह के सामने झुककर आदाब किया और शांतिपूर्ण स्वर में बोला, आलिजाह, हम जंग नहीं चाहते। हम आपसे एक प्रस्ताव लाए हैं। बादशाह सुल्तान को कैद में रखना आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। दुश्मन सल्तनत का बादशाह चौंक गया। कैसे? उसने पूछा। राजदूत ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सुल्तान की सल्तनत में व्यापार के कई महत्वपूर्ण रास्ते हैं जिनका लाभ आपकी सल्तनत के व्यापारी भी वर्षों से उठाते रहे हैं। अगर सुल्तान रिहा कर दिए जाएं तो हम आपसे स्थायी व्यापार संधि कर सकते हैं, जिससे दोनों सल्तनत को आर्थिक लाभ होगा और शांति बनी रहेगी। दूसरे सल्तनत का बादशाह सोच में पड़ गया। वह समझ चुका था कि अगर वह सुल्तान को कैद में रखेगा तो न केवल व्यापारिक रिश्ते टूटेंगे, बल्कि भविष्य में युद्ध भी हो सकता है। उसे व्यापार का प्रस्ताव अधिक लाभकारी लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आदेश दिया, बादशाह सुल्तान को फौरन रिहा किया जाए। जब कैद खाने के दरवाजे खुले और सुल्तान को बाहर निकाला गया तो उसके चेहरे पर हैरत के भाव थे। यह कैसे मुमकिन हुआ? वह बड़बड़ाया। उसने सोचा, जिस कैद से मैं खुद को कभी आजाद होता नहीं देख रहा था, वहां से अचानक रिहा कैसे हो गया? जब सुल्तान को बताया गया कि उसके वजीर ने लड़ाई के बजाय
सूझबूझ से काम लेकर उसकी रिहाई करवाई तो वह हैरान भी हुआ और दिल से शुक्रगुजार भी। वह वापस अपने महल पहुंचा, जहां उसका पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। मगर अब वह वही सुल्तान नहीं था, वह बदल चुका था। जैसे ही उसे फुर्सत मिली, वह सीधे महल की सबसे गहरी और अंधेरी कैद खाने की ओर गया, वहीं जहां सकीना को कैद किया गया था। उसने खुद दरवाजा खोला। सामने वहीं सकीना खड़ी थी, थकी हुई मगर अब भी सब्र और रोशनी से भरी। सुल्तान की आंखें भर आईं। उसने सकीना की ओर देखा और नम्र स्वर में कहा, सकीना, मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया। आज मुझे एहसास हुआ कि गलतियां मेरी थीं, तुम्हारा नहीं। मुझे माफ कर दो। सकीना कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर वह आंसू नफरत के नहीं, राहत और इंसाफ के थे। उस दिन सुल्तान ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि सकीना को रिहा किया और उसे महल की सबसे सम्मानित स्त्री, मुख्य सलाहकारा न का दर्जा दे दिया। सकीना अब सिर्फ मलिका नहीं थी, वह बादशाह के साथ मिलकर सल्तनत में इंसाफ, हुनर और शिक्षा के लिए काम करने लगी। अब वही सुल्तान जो कभी अपने घमंड में डूबा हुआ था, वह अब लोगों के लिए एक दानी, रहमदिल और बुद्धिमान शासक बन गया था। सल्तनत में अब कानून का राज था, कला और हुनर की कद्र थी और हर गरीब, अमीर औरत, मर्द को बराबरी का दर्जा मिलने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।